नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि का भाग 3। इससे पहले मैं भाग 1 और भाग 2 बता चुका हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे संधि का भाग 3। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग संधि का भाग 3, जिसमें आपका संधि का तीसरा प्रकार। इससे पहले आप लोगों ने भाग 1 में स्वर संधि के बारे में जाना, भाग 2 में व्यंजन संधि के बारे में, और तीसरा जो संधि का प्रकार है जिसका नाम है विसर्ग संधि, उसके बारे में आप इस भाग 3 में जानेंगे। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि पहले समझिए। तो विसर्ग के बाद, किसके बाद? तो विसर्ग के बाद क्या? तो स्वर या व्यंजन, क्या? स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए? जैसे यहां देखिए, निह जोड़ आहार, निह, ये जो दो बिंदु आपको दिख रहा है नी के बाद, इसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। और इसका उच्चारण कैसे हो जाता है? तो निह, कैसे बोलेंगे? निह। जैसे क और क अभी केवल क है, तो केवल क बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने विसर्ग लगा दिया, इसको अब क्या पढ़ेंगे? कह। क्या पढ़ेंगे? कह। क्या पढ़ेंगे? कह। ठीक है, तो ये क्या बन गया? निराहार। यहां से विसर्ग हट गया और ये र में कैसे परिवर्तित हो गया विसर्ग? ये र कहां से आ गया? बड़ा उटपटांग चीज है भाई, है ना? ये र कहां से आ गया? टेंशन हो रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है ना? आगे आप लोग का नियम जब पढ़िएगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ये र कहां से आया। ठीक है, तपह जोड़ भूमि, ये बन गया आपका तपोभूमि। क्या बन गया? तपोभूमि। अब कैसे ये विसर्ग जो है प के साथ ओ लग गया, विसर्ग जो है ओ में कैसे परिवर्तित हो गया, इसको भी आप लोग नियम में जानेंगे, तो ज्यादा चिंता ना करें। चलिए समझिए संधि का यानी विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, ठीक है, क्या कहता है? तो विसर्ग का ओ हो जाना। क्या हो जाना? ओ हो जाना। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। कहता है नियम कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहले क्या आए? अ आए, और बाद में क्या आए? है ना? तो अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, यानी कि क वर्ग का क्या? तो ग आ जाए, च वर्ग का क्या? तो च छ ज आ जाए, ज तीसरा वर्ण आ जाए। ठीक है, या चौथा आ जाए, जैसे क वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? क ख ग, चौथा वर्ण होता है घ, तो चौथा वर्ण आ जाए, या पांचवा वर्ण आ जाए यानी अंग आ जाए, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अथवा क्या आ जाए? य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए और ह आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब कुछ उदाहरण देखिए आप लोग। मनः जोर अनुकूल, मनः जोर अनुकूल। अब यहाँ देखिए न है, न के बाद क्या? विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद यहाँ देखिए क्या आया? अ आया। तो देखिए यहाँ नियम क्या कहता है? विसर्ग के पहले अ, तो विसर्ग के पहले इस न में, न बोलिए, न में क्या है? अ है, तो विसर्ग के पहले अ आया, और विसर्ग के बाद तो यहाँ पे अ आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है, अनुकूल का अ। ठीक है, तो इस दोनों का जब संधि होता है तो क्या बन जाता है? ओ, यानी कि न से हो जाएगा नो। विसर्ग किसमें? ओ में, यानी कि न से नो हो जाएगा। तब मनो, और तब इसको नुकूल को उतार दीजिए तो क्या हो गया? मनोनुकूल। क्या हो गया? मनोनुकूल। समझ गए? उसी प्रकार से तपह जोर बल, तपह जोर बल। अब यहां देखिए विसर्ग के पहले प
प में क्या आया, अ आया, और यहाँ क्या है, ब है। देखिए यहाँ नियम कह रहा था कि किसी वर्ग का चौथा, ठीक है, तो प फ ब, सॉरी तीसरा, यहाँ नियम है कि तीसरा वर्ण आए, तो प फ ब आ गया तीसरा वर्ण, तो क्या हो गया, ये भी क्या विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, तो तप से हो गया, वो लगेगा था तपो, और इस यह बल को उतार दीजिए तो क्या बन जाएगा, तपोबल। क्या बन जाएगा, तपोबल। ठीक है, तपह जोड़ भूमि, देखिए विसर्ग के पहले प में अ आया, और यहाँ क्या है, भ, प फ ब भ, चौथा वर्ण, नियम कहता है ना कि चौथा वर्ण आ जाए तब भी क्या होगा, ओ हो जाता है, किसका, तो विसर्ग का। ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो विसर्ग, तो प में ओ, तो पो बनेगा, तो तपो, अब भूमि को उतार दीजिए तो क्या बन गया, तपो भूमि। ठीक है, उसी प्रकार से मनह जोड़ योग, मनह जोड़ योग में अब ध्यान दीजिए कि यहाँ नौ में क्या, अ है विसर्ग के पहले, और यहाँ क्या है, य मतलब अ है। ठीक है, तो यहाँ भी यो, तो मन से हो जाएगा मनो, और योग को उतार दीजिए तो क्या बन जाएगा, मनो योग। नियम कहता है कि य आ जाता है, यह आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से मनह जोड़ हर, तो नौ से, इस विसर्ग से पहले नौ में क्या है, अ है, और यहाँ ह है, बोल रहा है ना नियम में ह आ जाए तो क्या हो जाता है, तब भी क्या होता है, ओ हो जाता है, किसका, तो विसर्ग का। तो विसर्ग हो गया ओ, तो नौ में जुड़ जाएगा ओ, तो बनेगा मनो, पूरा बनेगा मनो, और हर को उतार दीजिए तो बन गया मनोहर, अर्थात मनह जोड़ हर बराबर मनोहर। ठीक है, कुछ अपवाद हैं, है ना, इसको भी देख लीजिए। अपवाद मतलब कि इस नियम पे बैठते तो है लेकिन नियम को मानते नहीं है। ठीक है, कौन कौन अपवाद में है कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, पुनः एवं अंतः में, जैसे पुनः वाला शब्द और अंतः वाला शब्द जब भी आएगा, याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए इस चीज को कि पुनः और अंतः में क्या होगा, विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, जैसे पुनः जोड़ जन्म, देखिए पुनः शब्द आ गया तो इसमें क्या होगा, विसर्ग है, उससे पहले नौ में क्या है, अ है, परंतु यह नियम, इस नियम को नहीं मानता है, यह विसर्ग जो है वो नहीं हो करके क्या हो जाता है, र। देखिए पुन रह गया, अर, यहाँ पे ऊपर र की मात्रा लग गई तो पुनर क्या हो गया, पुनर, तब जन्म को उतार दीजिए तो क्या बन गया, पुनर्जन्म। ठीक है, उसी प्रकार से अंतः वाला शब्द जो होगा तो अंतः प्लस ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले त में अ तो है, परंतु नियम कहता है कि ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नियम ओ नहीं होता, यह अपवाद है, इस नियम पे यह बैठता नहीं है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिक्स कर लीजिए दिमाग में। तो अंतः जोड़ धान हो गया अंतः धान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नियम क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए। अगला नियम कहता है कि नियम नंबर 2, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। चलिए क्या कहता है नियम, देख लीजिए फिर से। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में क्या हो, आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे देखिए निह जोड़ आशा, ये नियम समझ गए कि नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, यानी अ आ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा स्वर हो, अ आ को छोड़ के 11 में 2 हट गया तो 9 को तो बचा ना हमारे पास, और बाद में आ हो, या ह्रस्व उ हो, या दीर्घ उ हो, या किसी वर्ग का तीसरा, जैसे कवर का तीसरा क्या, ग होता है, चौथा, पांचवा वर्ण या क्या हो, अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, र हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, निह जोड़ आशा। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ई है, तो पहले अ या आ को छोड़कर ई हो गया, ह्रस्व ई की मात्रा मतलब ह्रस्व ई आया, और बाद में क्या, आ, नियम कहता है बाद में आ आए तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो विसर्ग का र, विसर्ग का बन गया र, तो बनेगा निर, और उसमें आ लगा दीजिए तो र में आ तो बनेगा निरा, और उसके शा को उतार दीजिए क्या बन गया, निराशा। क्लियर,
उसी प्रकार से निह प्लस धन, विसर्ग से पहले यहाँ भी नौ में क्या है, ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, और यहाँ पे क्या आया, धन, यानी किसी वर्ग का चौथा वर्ण, त थ द ध आ गया। तब भी क्या होता है, र हो जाता है, तो ये क्या हो गया, निर, निर, ऊपर र की मात्रा लग गया, और धन उतार दिए तो क्या बन गया, निर्धन। जब बोलिएगा तो क्या लगेगा, र आ रहा है ना, तो निर्धन। उसी प्रकार से निह प्लस धारण, विसर्ग से पहले ई आया और प्लस धारण, तो क्या बन जाएगा, निर्धारण, र का उच्चारण निर्धारण। समझ गए। तो विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, या चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो, तो वर्ण का क्या हो जाता है, उसका र, यानी विसर्ग का र हो जाता है। क्लियर। नियम नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, विसर्ग का तालव्य श हो जाना। कैसे, तो ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो, कोई स्वर हो, 11 स्वर में से कोई भी एक स्वर हो, और बाद में च, छ या तालव्य श हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तालव्य श हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, तालव्य श हो जाता है। ठीक है। जैसे निह, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ई है, स्वर है, ई क्या है, ह्रस्व ई क्या है, स्वर है, और बाद में क्या आ गया, च या छ या श हो, तो यहां देखिए छ आ गया, तो क्या हो जाता है, तालव्य श हो जाता है, आधा तालव्य श। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, निश हो गया, विसर्ग क्या हो गया, आधा तालव्य श, और छल को उतार दिए तो क्या हो गया, निश्छल। उसी प्रकार से दुह जो शासन, अर्थात यहां देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ह्रस्व उ की मात्रा है। ठीक है, स्वर आया है, ह्रस्व उ क्या है, स्वर है, नियम कहता है कि स्वर हो, और बाद में क्या आया है, तालव्य श आया है। ठीक है, तब भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तब भी क्या होगा, इसका आधा तालव्य श, तो डुश, यानी कि इसका जो है विसर्ग का आधा तालव्य श, और शासन को उतार दिए तो क्या बन गया, दुशासन। क्या हो गया, दुशासन। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया नियम नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अब नियम नंबर 4 कहता है कि विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना, मूर्धन्य श हो जाना। कैसे, तो ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के पहले ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो, इसमें से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। मूर्धन्य श में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, अर्थात आधा मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ह्रस्व ई है, नियम कह रहा है, और बाद में क आ गया ना, तो विसर्ग से पहले ह्रस्व ई और बाद में क्या आ गया, क आ गया, तो क्या कहता है, उसका क्या हो जाता है, विसर्ग का आधा तालव्य श। तो देखिए विसर्ग का क्या, नी का नी रह गया, आधा तालव्य श यहाँ हो गया, और यहाँ पे कपट को उतार दिए तो निश कपट। समझ गए। उसी प्रकार से निह जोड़ ठुर, यानी कि यहाँ क्या, विसर्ग से पहले ई और ठ आ गया ना, तो क्या बन गया, यहाँ भी विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा मूर्धन्य श, यानी कि निष्ठुर। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ठीक है। उसी प्रकार से निह जोड़ फल, विसर्ग से पहले ई आया और उसके बाद क्या आया, फ आ गया। नियम में कहता है ना कि फ आना चाहिए, फ आ गया, तो क्या बन गया, ये विसर्ग जो है क्या बन गया, आधा मूर्धन्य श हो गया, यानी कि निष्फल। क्या हो गया, निष्फल। क्लियर। इसका भी एक अपवाद है। ठीक है, क्या है अपवाद, तो दुह जोर ख। अब देखिए बाद में नियम कहता है कि यहाँ द में क्या है, ह्रस्व उ की मात्रा है, ह्रस्व उ आया विसर्ग से पहले, और बाद में ख, नियम कहता है ख, लेकिन इस नियम पे ये बैठता नहीं है। ये जस का तस, इसका विसर्ग भी गायब नहीं होता है। इसको आगे हम लोग जानेंगे कि विसर्ग क्यों नहीं गायब होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है दुख। क्या हो जाता है, दुख। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 5 में। नियम नंबर 5 क्या कहता है, समझिए, विसर्ग का दंत स हो जाना। ठीक है, दंत स में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये मतलब क्या, इसका आधा हो जाना, इतना समझ के चलिए। यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा दंत स हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए
विसर्ग के बाद यहाँ पहले की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। विसर्ग के बाद तो आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा दंत स, तो नम का नम उतर गया, अब विसर्ग का हो गया आधा दंत स, ते को यहाँ जोड़ दिए तो क्या बन गया, नमस्ते, ठीक है। अब फिर देखिए निह जोड़ तेज, यहाँ भी क्या आया है, विसर्ग के बाद तो आ गया है ना, तो क्या हो गया, आधा दंत स हो गया, निस्तेज, क्या हो गया, निस्तेज। तो ये था आपका नियम नंबर 5। चलिए हम लोग आते हैं हम नियम नंबर 6 में। नियम नंबर 6 में क्या करता है कि विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना। क्या कहता है इसके पहला नियम में देखिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो, क्या हो, छ हो, तो विसर्ग क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, और च का स्वागत हो जाता है, यानी च का आगमन हो जाता है, च क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। च कौन सा, तो आधा च का, ठीक है। यहाँ देखिए अब जैसे अनु जोड़ छेद, देखिए विसर्ग के बाद छ आया है, नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद छ हो, तो विसर्ग के बाद छ आया तो क्या हो गया, ये विसर्ग क्या हो गया, बोलिए, विसर्ग ये छ जो है लुप्त हो जाता है, विसर्ग क्या लुप्त हो जाता है, तो विसर्ग क्या यहाँ देखिए गायब हो गया, और च का स्वागत हो जाता है, तो च क्या हो गया, आ गया, ठीक है। तो च आया तो आधा च और छेद को उतार दिए तो क्या बन गया, अनुच्छेद। फिर देखिए छत्रह जोड़ छाया, विसर्ग के बाद फिर छ है तो विसर्ग गायब हो जाएगा और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा च आ जाएगा, तो छत्र छाया, क्या हो गया, छत्र छाया। समझ गए। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, यदि विसर्ग के बाद र हो, क्या हो, र हो, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, और उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, तो दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा है तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ ई की मात्रा इसमें लग जाता है, किसके गायब होने से, विसर्ग के गायब होने से, ठीक है। अब यहाँ देखिए निह जो रोग, अब समझिए विसर्ग के बाद क्या है, र है, नियम कहता है विसर्ग के बाद र हो, है ना, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ नौ में ह्रस्व ई की मात्रा है, ये विसर्ग गायब हुआ और क्या लग गया, नी, नी में क्या, दीर्घ ईकार, नौ में दीर्घ ईकार, निरोग, क्या हो गया, निरोग। फिर देखिए निह जो रस, विसर्ग के बाद फिर यहाँ पे र आया, आया ना, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग के पहले का वर्ण दीर्घ, तो नौ जो में ह्रस्व ई की मात्रा है इसमें क्या हो जाएगा, तो दीर्घ ई हो जाएगा। तो देखिए नौ में ह्रस्व ई, यहाँ क्या हो गया, नी, दीर्घ ई लग गया और रस को उतार दिए तो क्या बन गया, नीरस। फिर आइए नियम नंबर 3 में क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, अ हो या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, भिन्न स्वर यानी कोई अलग स्वर हो। जैसे अतः जोड़ एव, देखिए विसर्ग से पहले क्या अ हो, देखिए त में क्या है, त में क्या है अ, और विसर्ग के बाद क्या हो, अ या आ कोई भिन्न स्वर हो, यानी अ को, अ या और आ को छोड़ के कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या विसर्ग गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो देखिए विसर्ग लुप्त हो गया, अत का अत उतार दिए, एव का एव उतार दिए, बन गया अत एव, क्या बन गया, अत एव, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलिए अगला नियम, 7वां नियम में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिए यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क्या हो, क ख प फ, इन चारों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए पुनः जोड़ फलित, पहले यहाँ देखिए प्रातः जोड़ काल, तो विसर्ग से पहले क्या, देखिए त में अ है और विसर्ग के बाद क्या बोल रहा है, क होना चाहिए, तो क है ना, नियम बैठ गया, तो कहता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए प्रातः का प्रातः, विसर्ग का विसर्ग उतर दिया, यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, विसर्ग का विसर्ग यहाँ पे रह गया, और काल को उतार दिए तो बन गया प्रातः काल। पुनः जोड़ फलित, देखिए विसर्ग से पहले नौ में क्या है अ, नौ में क्या है अ, और यहाँ पे फ, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा, फलित को उतार दिए तो बन गया पुनः फलित, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। फिर देखिए अंतः जोड़ करण, वही चीज, विसर्ग से पहले त में क्या है अ, फिर आ गया क, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः अंतःकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतःकरण।
अपवाद हैं इसके कुछ, समझ लीजिए। ये नियम जो है कुछ शब्दों पे काम नहीं करते हैं। किस पे? तो नमः और पुरः से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है, अर्थात यह नियम इसमें काम नहीं करता है। देखिए नमः विसर्ग से पहले म में अ तो है और देखिए यहाँ बाद में क तो है, तो होना क्या चाहिए? इस नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद को हमेशा दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि नमः और पुरः से शुरू होने वाले शब्द में ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग का आधा दंत स हो जाता है। तो देखिए नमः और उसके बाद विसर्ग के जगह पे आधा दंत स यहाँ आ गया और कार को उतार दिया, तो क्या बन गया? नमस्कार। क्या बन गया? नमस्कार। उसी प्रकार से पुरः जोर कार। अब देखिए विसर्ग से पहले र में क्या है? अ है और बाद में क है, तो नियम तो ये बैठना चाहिए इसमें भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो आधा दंत स हो जाएगा। तो देखिए पुर का पुर उतार दिए, आधा दंत स यहाँ आ गया और कार को उतार दिए, क्या बन गया? पुरस्कार। पुरस्कार। समझ गए? तो इस तरीके से आपका नियम नंबर 7 खत्म हो गया। और ये आपका तीसरा जो संधि का भाग था वो भी आपका विसर्ग संधि हो गया फाइनल। अगले भाग में आप जानेंगे कुछ विशेष संधियों के बारे में, ठीक है। और चलते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल क्वाइट्स की ओर। खड्डोषाः कहता है, क्या कहता है कि खड्डोषाः, है ना, ध्यान दीजिए, खड्डोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ठीक है। अर्थात इसी को आप गा के जब कहेंगे तो आपके मन में मन का शुद्धिकरण होगा। कैसे? षड्दोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। पहला कौन? तो निंद। जो मनुष्य अधिक सोता है, निद्रा ज्यादा करता है, तो वो क्या? बर्बादी होने का सबसे पहला उसका कारण यही है। दूसरा गुस्सा, क्रोध कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध पे यदि आप संयम पा लिए तो समझिए आपका आत्मा जो है शुद्ध हो गया, ठीक है, परमात्मा से मिलन हो जाएगा आपका। भय, कभी भी भय नहीं होना चाहिए, भयाकुल नहीं होना चाहिए। तंद्रा, ठीक है, आलस्य भी नहीं करना चाहिए। आलस्य, ठीक है, आलस्य जो मनुष्य करता है वो भी बर्बाद हो जाता है एक न एक दिन। तो आलस्य को तो त्याग के ही चलना चाहिए। आज का काम कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम अभी का है, आज ही करना है। आलस्य नहीं करना चाहिए। और काम को टालने की आदत जिसमें होती है, अरे यार छोड़ो, आज नहीं यार, संधि आज क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। यदि आप संधि को टाल देते हैं कि अरे यार छोड़ो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो इससे आप संधि में क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। भगवान न करे ऐसा हो। चलिए, तंद्रा का मतलब समझते हैं, ज्यादा खाना भी आपके लिए, है ना, बर्बादी का कारण है। इसलिए आप क्या करें? कम खाएं और नींद भी कम ही, मतलब सोना तो जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं सोना है। 7 घंटा 6-7 घंटा तो सोना ही चाहिए। गुस्सा नहीं करना है। ये सारी चीजें क्या है? आपके बर्बादी के कारण होते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।